हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 में जो हमारा चैप्टर चल रहा है, यानी आपको हम चैप्टर अगला कराना शुरू किया है, यानी आपकी किताब के अनुसार चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम था वंशागति का आणविक आधार। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक न्यूक्लिक अम्ल करवाया था। तो न्यूक्लिक अम्ल के आगे आज का दूसरा टॉपिक है डीएनए की आणविक संरचना और वाटसन क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए मॉडल। यानी इसी क्वेश्चन को कई अलग अलग नाम से पूछते हैं एग्जाम्स में कि डीएनए का द्विचक्राकार मॉडल क्या है, डीएनए का दोहरा मॉडल क्या है, डीएनए का दोहरा कुंडलन मॉडल क्या है, या डीएनए की आणविक संरचना क्या है। तो आज के हमारे टॉपिक में डीएनए का डायग्राम मैंने नहीं बनाया है, आप अपनी किताब से बुक से जो है इसका डायग्राम बना लेना। बाकी इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। डीएनए को वाटसन क्रिक ने दोहरा मॉडल क्यों कहा, या डीएनए का द्विचक्राकार मॉडल क्यों कहा, बस ये याद समझेंगे। देखिए, डीएनए की खोज भी पूछा जाता है। तो डीएनए की खोज तो आप पहले ही लिख चुके हो, वाटसन क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए मॉडल। तो डीएनए की खोज वाटसन क्रिक ही ने की है। तो सामान्यतः डीएनए के बारे में पहले समझ लेते हैं कि सामान्य रूप से डीएनए होता क्या है, और इसका कार्य अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो डीएनए जो है मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं की केंद्रक में डीएनए उपस्थित होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक में भी डीएनए अल्प मात्रा में पाया जाता है, परंतु मुख्यतः केंद्रक में होता है। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक में भी कुछ मात्रा में या अल्प मात्रा में उपस्थित होता है। इसके बाद ये डीएनए का निर्माण कैसे होता है। तो डीएनए का जो निर्माण है वो पेंटोज शर्करा, फास्फोरिक अम्ल के अणु तथा नाइट्रोजनी क्षारकों द्वारा होता है। यानी पेंटोज शर्करा, फास्फोरिक अम्ल और साथ में नाइट्रोजनी क्षारक। अब नाइट्रोजनी क्षारक क्या होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमीन। जबकि आरएनए में थायमीन की जगह पे यूरेसिल आ जाता है। इतना अंतर हो जाता है डीएनए और आरएनए में। तो डीएनए में जो नाइट्रोजनी क्षारक हैं वो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमीन पाए जाते हैं। इसके साथ डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। यानी जो डीएनए की शर्करा होती है वो डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। तो डीएनए का निर्माण 3 चीज़ों से मिलकर के होता है, 3 इकाइयों से, पेंटोज शर्करा, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजनी क्षारकों के द्वारा डीएनए का निर्माण होता है। तो ये डीएनए के बारे में बेसिक जानकारी। अब हम आते हैं डीएनए का द्विचक्राकार मॉडल। तो वाटसन एवं क्रिक द्वारा 1953 में यानी 1953 में डीएनए का द्विचक्राकार मॉडल प्रस्तुत किया गया। आपसे पूछा जाता है कि डीएनए का द्विचक्राकार मॉडल किसने प्रस्तुत किया और कब प्रस्तुत किया। तो डीएनए का द्विचक्राकार मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने 1953 में प्रस्तुत किया, जिसके महत्वपूर्ण लक्षण निम्न हैं। देखिए क्या है। दोहरे कुंडलन में डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि जो डीएनए का द्विचक्राकार मॉडल है उसका निर्माण 2 कुंडलित या 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर के बना होता है। यानी डीएनए की संरचना 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बनती है। इसलिए डीएनए को द्विचक्राकार या द्विकुंडलित मॉडल भी कहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो दोहरा कुंडल होता है, यानी दोहरी जो श्रृंखलाएं होती हैं, उन श्रृंखलाओं में पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। समांतर यानी आमने सामने होती है और बराबर तरीके से व्यवस्थित होती हैं। ठीक है। तो डीएनए का द्विचक्राकार मॉडल में डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से या पॉलीपेप्टाइड न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से या पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर
बना होता है और इसके दोहरे कुंडलन में डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरी श्रृंखला से समांतर होती हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट, न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से फास्फेट सहलग्नता द्वारा जुड़ते हैं। यानी जो इसका न्यूक्लियोटाइड अणु है, यानी एक अणु से दूसरा अणु जो है वो न्यूक्लियोटाइड अणु फास्फेट श्रृंखला या फास्फेट के द्वारा जुड़ता है। यानी फास्फेट इसको न्यूक्लियोटाइड अणु को जोड़ने में मदद करता है। सहलग्नता का मतलब होता है साथ में लगना या साथ में लगे हुआ होना। ठीक है, सह माने साथ, लग्नता माने लगा हुआ होना। तो न्यूक्लियोटाइड के जो अणु हैं वो साथ में इसको लगाए रखते हैं, यानी कि सामान्य भाषा में चिपकाए रखते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट, डीएनए की श्रृंखलाएं हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं। ठीक है, तो जो न्यूक्लियोटाइड का अणु था वो एक दूसरे से फास्फेट द्वारा जुड़ता है, जबकि जो डीएनए की श्रृंखलाएं हैं वो हाइड्रोजन बंध द्वारा, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो वो हाइड्रोजन बंध केमिस्ट्री वाला ही है। यहाँ पर जो डीएनए की श्रृंखलाएं हैं वो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ती हैं। ये सारे लक्षण जो हैं वो डीएनए के द्विचक्राकार मॉडल के ही हैं। इसके बाद अगला पॉइंट, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं में शर्करा के अणु 11 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर होते हैं, यानी 11 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं में जो शर्करा के अणु हैं। क्योंकि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, तो वही डीऑक्सीराइबोस शर्करा के जो अणु हैं वो 11 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित होते हैं, यानी ये उसकी दूरी बताई जा रही है। इसके बाद डीएनए अणु का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है, यानी एक पूरा जो डीएनए होता है उसका व्यास मापा जाता है तो वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। यानी व्यास क्या होगा, मान लिया ये डीएनए की संरचना है, इस प्रकार से डीएनए की संरचना बनी होती है। इस प्रकार से, तो ये दूरी जो है ये व्यास कहलाती है और ये दूरी होती है आपकी 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसके पहले लिखा था दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं में शर्करा के अणु 11 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर होते हैं, यानी जो श्रृंखला के अणु हैं वो 11 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर होते हैं। इसके बाद जो हम व्यास की बात कर रहे हैं वो व्यास आपका यही है, यानी इन दोनों के बीच की जो ये मोटाई है, इन दोनों श्रृंखलाओं के बीच की जो दूरी है, कितनी दूरी पे दोनों श्रृंखला एक दूसरे से समानांतर व्यवस्थित होती हैं, उस दूरी को बताया गया 20 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद कुंडलाकार रचना में एक पूर्ण चक्र 34 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर होता है, यानी जो कुंडल आकार की रचना है उसमें पूरा एक चक्र, ये पूरा एक चक्र यहाँ तक बनेगा। ठीक है, तो इस पूरे चक्र में जो ये दूरी होगी वो 34 एंगस्ट्रॉम होगी। ठीक है, क्योंकि ये तो कुंडल हाफ हाफ है, ये पूरा कुंडल एक है, तो कुंडलाकार जो रचना होगी, यानी जो द्विकुंडलाकार रचना होगी या द्विचक्राकार रचना होगी, उस रचना में एक पूर्ण चक्र 34 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर होगा। यानी इन दोनों के बीच की जो ये दूरी होगी 34 एंगस्ट्रॉम की दूरी होगी। इसके बाद डीएनए अणु के प्रति पिकोग्राम भार की लंबाई 31 सेंटीमीटर होती है, यानी पिकोग्राम भार की लंबाई। पिकोग्राम क्या होता है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, उसको मापने की एक मापक इकाई है पिकोग्राम। ठीक है, अब पिकोग्राम जैसे आप दूध को लीटर में मापते हो, दूरी को मीटर किलोमीटर में ऐसे मापते हो, तो उसी प्रकार से जो हमारा आनुवंशिक मटेरियल डीएनए है उसको मापने का ये एक पिकोग्राम मापक इकाई है। तो डीएनए अणु के प्रति पिकोग्राम भार की लंबाई 31 सेंटीमीटर होती है, यानी जो डीएनए का एक पूरा अणु होगा, ये पूरा एक अणु होगा, तो इसकी जो अगर पिकोग्राम भार मापा जाएगा तो वो भार 31 सेंटीमीटर होगा, यानी पूरे एक अणु का भार 31 सेंटीमीटर होगा, जो पूरा एक अणु डीएनए का होगा। द्विचक्राकार की बात कर रहे हैं और वो भी प्रति पिकोग्राम भार में। ठीक है,
और इसमें जो पिरिमिडीन तथा प्यूरीन होता है ये भी क्षारक हैं। पिरिमिडीन प्यूरीन ये बताया था कल न्यूक्लिक अम्ल में, उसका जो अनुपात होता है वो पिरिमिडीन और प्यूरीन का अनुपात यहाँ पर लिखा नहीं है, परंतु होता कितना है 1:1। दोनों जो है बराबर मात्रा में इसमें डीएनए में उपस्थित होते हैं, यानी प्यूरीन और पिरिमिडीन की मात्रा 1:1 में उपस्थित होती है डीएनए अणु में। तो ये था डीएनए का द्विचक्राकार मॉडल। आप इसको इतना ही लिखोगे अपने फेयर कॉपी पर, बहुत सारी किताबों में बहुत ज़्यादा दिया गया है, परंतु हमारे पाठ्यक्रम के लिए इतना ही पर्याप्त है, तो हम इतना ही लिखेंगे और इतना ही अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे। हाँ, आप इस डीएनए डायग्राम को किसी बुक की हेल्प से बहुत ही अच्छे से फेयर कर लेना, क्योंकि डीएनए का डायग्राम जब हम बनाते हैं तो ज़्यादा मार्क्स गेन करते हैं, इसलिए आप डीएनए का डायग्राम भी बनाना। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।